ये दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग का जो बुनियादी बैच एनसीईआरटी की पॉलिटी चल रही है, उसी की 8वीं क्लास की जो अध्याय 10 है उसको अभी हम लोग कंटिन्यू कर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, कानून का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। जिस विधि व्यवस्था के तहत आप जीते हैं, आप रहते हैं, वही कानून है। और सामाजिक न्याय मतलब कि समाज के अंदर उस कानून के बारे में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, उसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। चलिए कुछ पढ़ते हैं फिर समझ। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? याद था ना? 7वां में क्या था? बाजार में एक कमीज। वहां हमने देखा था बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। नहीं, किस तरीके से किसान उगा रहा था, फिर वह व्यक्ति एक ठेकेदार खरीद रहा था, फिर उसको निकाल रहा था, फिर उसको पैकिंग कर रहा था, फाइनली वह आप तक रहा था। में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। बहुत बढ़िया। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, रोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। ठीक के साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों की भावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक वर्ग हो। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है, ठीक है, बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर लगाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस तरीके से अंकुश लगाया जाता है। अब किसमें है कानून और सामाजिक न्याय। अब देखिए क्या कह रहा है। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें। कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना हक तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की गैर कानूनी या गलत है ना? मैं अगर कहीं काम करूं, आप कहीं काम कीजिए, अगर आपको उस मेहनत के हिसाब से पैसा ना मिले तो वह कानूनी क्या है? गलत है ना? इसी को कहा गया है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय वहां नहीं मिल रहा है। जितना उसको काम का अधिकार है उतना तो पैसा मिलना चाहिए। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। यानी कि न्यूनतम मतलब ये फिक्स है कि आप ये काम करेंगे तो इतना रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है इस कानून के तहत किसी भी मजदूर न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल बढ़ोतरी कर दी जाती है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते। फिर कह रहा है इस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। इस तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि से किसी का शोषण न हो। ठीक है ना? उनमें से क्या हो? किसी का शोषण न हो। और कानून इसीलिए बनाया जाता है कि कोई लेबर मजदूर का शोषण न हो और जितना काम करे उतना उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी पैसा मिल पाए। चलिए आगे देखते। देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर, देखिए देख रहे हैं ना, एक अहमदाबाद के क्या है, कपड़ा मिल में काम है, कर रहा है मजदूर। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे।
पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं पावर लूम, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है, यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। करघों के मालिक खुद पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली वाले करघों में कार्य स्थितियां खराब होती है। अब देख रहे हैं ना, क्या है, वह कैसी है, काफी खराब स्थिति में चल रहा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा, ये मजदूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, एक कानून है, कौन जरूरत है वो है, और इस कानून के किसके हित में है वो बात है। देखिए इसमें कह रहा है न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें यह निश्चय किया गया है किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्यों जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। भाई मालिक जो जिसके यहाँ काम करता है वो लेबर, वह अगर सही तरीके से पैसा दे दे तो कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मजदूरों को काम की जरूरत होती है, वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब यह कानून किसके हित में है, यह कानून सारे मजदूरों, खास तौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया यह कानून है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून। उदाहरण के लिए चेतावनी अलार्म, कहता है ना भाई कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि लेबर काम कर रहा है, अगर कुछ ऐसा घटना न घट जाए उसके लिए भी वहां पे सुरक्षा प्रधान व्यवस्था करना पड़ेगा, व्यवस्था की जाएगी। आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हो, ठीक, अगर नहीं कर रहे हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि यह क्या है, नॉर्म्स है कंपनी का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने वाले कानून। उदाहरण के लिए विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए यह व्यवस्था बनाया गया है। फिर कह रहा है जरूरी चीजों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून, ठीक किसके लिए है, ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीजों की भारी कीमत वाहन नहीं थे। फिर कह रहा है ऐसे कानून फैक्ट्रियों को हवा या पानी में फैलने से रोकते हैं। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून, भाई सब छोटे बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, वो वाले कानून की बात कह रहा है। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून, मतलब अगर आप यूनियन नहीं बनेंगे, आपके इकट्ठा नहीं होंगे तो आपका जो मालिक है वो नहीं सुनेगा आपकी जो समस्या है। समस्या को समझाने के लिए, बताने के लिए एक संगठन बनाई जाती है, उसी की बात कर रहा है। यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों की आवाज उठा सकते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कि कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, लागू करना और बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, कानून जो है लेबर मजदूरों के हित के लिए अगर बन रहा है, बनाने से मतलब नहीं है, उसको लागू भी करवाइए, वहां तक पहुंचाइए। फिर कह रहा है उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है सजा देनी चाहिए, तब ना कानून का वैल्यू हुआ भाई। मतलब सरकार को उन लोगों तक पहुंचाइए एक व्यवस्था, सरकार को यही चाहिए ना कि जो कानून आपने बनाया है आपके यहाँ तक लेबर मजदूरों तक पहुंचवाइए। अगर मालिक कोई ऐसे कुछ लेबर मजदूरों का साथ धोखाबाजी करता है, सुरक्षा का ख्याल नहीं रखता है, सैलरी टाइम से नहीं देता है, तो उसको एक्शन में लाइए, सजा दीजिए, तब यह कानून सही तरीके से नियमित रूप से चल पाएगा। अदरवाइज कानून बना दिए और कुछ हो ही नहीं रहा है तो फायदा क्या होगा। फिर कह रहा है अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है
आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया। नारायण बातें अब चलिए आगे देखते हैं। इन कानूनों को बनाने, लागू करने, कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ। ठीक है, उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजदूर नहीं किया जा सकता। यह हमारा संविधान कहता है मौलिक अधिकार से। क्या कहता है? जबरन किसी व्यक्ति से आप बंधुआ मजदूर के रूप में काम नहीं करवा सकते। अगर उसकी इच्छा नहीं है काम करने का तो आप काम नहीं करवा सकते। संविधान में यह भी कहा गया है 14 साल के कम उम्र के किसी बच्चे को कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवस्था में काम पर नहीं रखा जाएगा। आया मतलब अगर आप रखते हैं तो आप गलत करते हैं, आप पे एक्शन ली जाएगी। व्यवहार में यह कानून किस तरह सामने आता है? यह कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबंधित करता है? अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों का पड़ताल भी करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे कुछ दिखाया है आपको फोटो, देखिए क्या हो रहा है। छोटा बच्चा को देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना, ये काम करवा रहा है इससे। एक छोटी लड़की है जो बर्तन साफ कर रही है, दिख रहा है ना आपको। ये इसकी तो कितना है? 14 साल से कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 1 से 2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। बाप, समझ रहे हो? 1.2 करोड़ कम नहीं है। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर ढाबा, जो होता है ढाबा रेस्टोरेंट जहाँ खाते हो में या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा को पर पाबंदी लगा दी थी। बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके अब यह प्रावधान किया गया है कि छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो 3 माह से 2 साल तक का जेल की सजा और 10,000 से 20 का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया। देख लिया, यहाँ से क्वेश्चन जाता है आपका, कहां से? ये आपका कहां से? मजदूरी रोकथाम अधिनियम से। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को पास के लिए आया 14 साल, यानी इसमें कह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर जोखिम भरे कामों में अगर आप रखते हैं, या क्या होगा? कौन सा? मजदूरी रोकथाम अधिनियम के तहत, बाल मजदूर रोकथाम अधिनियम के तहत आप पे मुकदमा चलेगा और आप फंस जाएंगे। क्या होगा? 3 महीना से लेके 2 साल तक का जेल और 10,000 से लेके 20,000 तक की सजा भी हो सकती है। ठीक, और उसी में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा, ठीक है, क्या कहा? आप अपने राज्यों में ये सुनिश्चित करिए कि आपके यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चा कामों में इन्वॉल्व तो नहीं है। फिर कह रहा है अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु केवल इन्हीं सरकारों ने ऐसी योजनाएं प्रकाशित की है। इस कानून के पारित होने 1 साल के से ज्यादा समय बाद 74% घरेलू बाल मजदूर कम पैसा में मिल जाते हैं, नहीं छोटू के नाम पर रख लेते हैं और काम करवाते हैं उससे। देखिए क्या कर रहा है छोटा, यहाँ देखिए, ठीक है। अगर ऐसा कहीं आपको नजर में आगे, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में अगर दिखे, कहिए भैया ये बाल मजदूर आप नहीं रख सकते। क्यों? बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में यह है कि अगर आप ऐसा काम करवाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब है भोपाल गैस त्रासदी। क्या कह रहा है?
24 साल पहले भोपाल में, सुने होंगे आप लोग भी, 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक एक गैस होता है, सॉरी, ये यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था। में क्या हुआ था, कीटनाशक दवाई बनाए जाते थे, ठीक है। अब 2 दिसंबर 1984 के रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में थाइल आइसोसाइनेट मिक, ये एक गैस होता है, ठीक ना, क्या होता है, थाइल आइसोसाइनेट गैस है, ये लीक हो गया और लीक होने से क्या हुआ, उसमें रिसने लगा और यह गैस एरिया में जहरीली गैस फैल गया पूरी। देखिए क्या स्थिति हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे अपने बच्चों की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। ये कह रही है अजीजा सुल्तान, तकरीबन 12:30 बजे काफी खांसी हुआ, कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था, कि लोगों की आवाजें सुनाई दी, सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी, लगता था जैसे मैं आग में, आंखें जलने लगी। भाई जो गैस है, कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, यह क्या हुआ, रिसने लगा। कब की बात है, बात कब की है, तो 84 में, 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। और ये चीजें इतनी फैल गया, जब गैस कहीं लीक होता है तो क्या होता है, जलन टाइप का होता है नहीं, काफी खांसी टाइप का होता है, होने लगा और आंखें इसकी जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। बाप, 3 दिन, मात्र 3 दिन में देखिए, देखिए कितनी भयंकर त्रासदी हुआ था, देख रहा है ना आपको। अब इतना बुरा हाल हुआ कि सामूहिक, इतना ज्यादा लोग मरने लगे, सामूहिक दाह संस्कार किया गया। अब एक एक करके कैसे करेंगे, सबको इकट्ठा करके देखो, यहाँ पे सामूहिक दाह संस्कार का किया जा रहा है, ठीक। अब कह रहा है जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे, ठीक। में से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि काम नहीं कर, अभी भी जो न्यू जनरेशन जो भी आ रहा है, लगभग कुछ ना कुछ वहां पे अंदर होता ही होता है। गैस का प्रकोप अभी भी है, तो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद रह गए, बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही है, समझ में आ रहा है ना, अभी कि अभी भी गैस की इतनी ज्यादा प्रभाव था कि अभी भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वह सही नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिजीज प्रॉब्लम हो ही रहा है। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है, आप फोटो देख सकते है ना, देख रहे हैं ना, एक बच्चा किस तरीके से प्रभावित है। कभी किसी की आंख प्रॉब्लम है, किसी का पैर प्रॉब्लम है, किसी का हाथ प्रॉब्लम है, इतनी बुरी तरीके से वह वहां पे घटनाएं घटा था। अब देखिए, यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी, यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। अब देखिए फंस गया ना मामला, आप अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। देखिए जनरली आप छोटे मोटे ऑफिस में जाइएगा ना, तो वहां पे फायर का जो होता है ना, वो राधा टाइप का निकलता है, फायर वाला सिलेंडर, वो नहीं रखते लोग, क्यों, पैसे के चक्कर में नहीं रखते। लेकिन गलत है, अगर किसी कारणवश कहीं कुछ हुआ तो कम से कम उसको तत्कालिक स्थान तो किया जा सकता है। इसने क्या किया, सुरक्षा की व्यवस्था को नजरअंदाज किया। फाइनली क्या हो गया, 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इसके बावजूद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया था और नतीजा ये हुआ कि उस एरिया अभी तक परेशान है। यानी कि छोटी सी कमी, इस कंपनी वालों की छोटी सी गलती की वजह से पूरे एरिया के लोग अभी भी परेशान हैं भोपाल में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। तो 85 में सरकार ने
3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था, किसे? कंपनी से। लेकिन 89 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। मतलब सरकार ही जब उस तरीके का एक्शन नहीं ले पाएगी तो क्या हो पाएगा, नहीं तो इसकी तो हालत बिगाड़ देती कंपनी की। अब देखिए क्या कह रहा है, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, से वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डालो केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है। कौन? जब यह संयंत्र डालो केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में आ गया है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। देखिए, यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे देख रहे हैं ना, पड़ा हुआ है, सन रहा है, गल रहा है। सब कहाँ जाएगा? जमीन के नीचे जब जाएगा तो जो लेयर है पानी का वह दूषित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस तरीके की तो स्थिति है वहां पे। देखिए क्या हो रहा है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। चेयरमैन थे ना एंडरसन, उसको भी सजा दिलाने के लिए इन्होंने यूनियन आंदोलन चलाया कि उसको सजा होनी चाहिए। देख रहे हैं, मोमबत्ती जलाया जा रहा है कि इंसाफ मिले लोगों को जिनके लिए वो हुई थी। अब देखिए यहाँ कह रहा है, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। बड़ा बढ़िया लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक मजदूर की कीमत क्या है। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं, सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम भी है। मतलब यहाँ पे क्या है, सस्ता मजदूरी मिल जाता है, इसीलिए अंग्रेज भी आया अच्छे तरीके से, और इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी भी अच्छे तरीके से यहाँ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेबर मजदूर अच्छा मिल जाता है सस्तों में। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देशों में काम करे, उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। भाई पैसा दे देते हैं, लेबर मजदूर अपना कहीं झुग्गी वगैरह बना के रह लिया या दूर दूर तक चले जाते हैं। इस तरह के कंपनियों का यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। ठीक है ना? क्या करती है? कम लागत कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इसीलिए यह भारत में आना चाहती है। ठीक है, देखिए निर्माण स्थलों पर दुर्घटना आम है, देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसको पढ़ाया नहीं गया है। क्या कहें भाई, देखिए क्या कह रहा है। ठीक, अब कह रहा है लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच एक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। एक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़िए क्या है, जरा देखते हैं। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। भाई भोपाल वाला तो लापरवाही के कारण था ना, वहाँ कंपनी तो कुछ सुरक्षा ही नहीं कर रखा था। पहले भी घटना घटा है तो उस पर केयर करना चाहिए था उसको।
ठीक, अब कह रहा है अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है भारतीय मजदूर मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। मतलब क्या है कि भारतीय मजदूरों की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वह लोग ज्यादा नहीं देते। ठीक, एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा आ भी जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू वह लोग, कंपनी वाले लोग नहीं करते। दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आप जाइए, अगला खड़ा है। इसीलिए तो कंपनी वाला किसी लेबर मजदूरों को अच्छे से ध्यान नहीं देता है। कारण क्या है? ज्यादा कानून बातें करेंगे, भाई हमको सुरक्षा का सेफ्टी दीजिए, हमको ये दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हमको व्यवस्था दीजिए, तो कहेगा कि तुम जाओ, तुम जाओ। और आप गए, दूसरा उसी में करने को तैयार है जिस सैलरी में आप कर रहे थे। ठीक है ना? मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कर्तव्य स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। अब समझ में आ रहा है ना? तो भोपाल गैस त्रासदी का मामला समझ में आया, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनियां, फैक्ट्रियों हैं जहां घटनाएं घट रही है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक, अब भाई लेबर मजदूर बेचारा कहाँ तक कानूनी कार्रवाई करे, कहाँ तक फंसे, कहाँ तक उसको लिए कहता है कि वो लड़े? बेचारे के पास पैसे भी तो नहीं होते ना नॉलेज होते हैं। देखिए, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, समझ रहा है ना, कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। आ रहा है ना? क्या कह रहा है कि सरकार को इसके ध्यान रखना होगा। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? बहुत बढ़िया जवाब क्वेश्चन किया है जनता ने। आपका काम है ना इसको केयर करना, आपका काम है इसका रिव्यू करना, आपका काम है जाके विजिट करना, देखना, क्योंकि आपका देश का नागरिक वहां काम कर रहा है, आपके देश के लेबर काम कर रहे हैं। अब उसके साथ अगर खिलवाड़ होता है तो अनुच्छेद 21 क्या है? खत्म माना जाएगा। जीने का अधिकार कहाँ हुआ फिर उसका? फिर कह रहा है, पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था जो बना हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है सरकारी अस्पताल, है ना, क्या कह रहा है? सरकारी अफसर इस कारखाने को, सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? पैसा मिल रहा था, क्यों रखेगा? इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। भाई देखिए, सही मामले में कंपनी लॉ बहुत तगड़ा है। आप जहां पे रेसिडेंशियल एरिया है वहां कंपनी नहीं खोल सकते, फैक्ट्री नहीं खोल सकते। ठीक, और फैक्ट्री अगर खोलते हैं तो उसके नॉर्म्स हैं, बहुत सुविधाएं हैं, उसके लिए नियम कानून फॉलो करना पड़ता है। लेकिन पैसा दे दो तो सारा खत्म है। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 78 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं लड़ेंगी। बिल्कुल लापरवाह तरीके से इन्होंने काम किया, बिल्कुल केयरलेस तरीके से इन्होंने क्या किया? काम किया। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कानून और उनको कानून, ठीक है, और उनको लागू करने वाली संस्था
के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन जरूरत और बढ़ गई है। मतलब ये कह रहा है कि भारत में अगर कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो उसको सही तरीके से क्या किया जाए, सख्त तरीके से उसको बताया जाए कि जो कंपनी का लॉ है, एक्ट है, उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। फिर कह रहा है हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। डिज्नीलैंड एक मेला चल टाइप का होता है, ठीक है। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? ठीक है ना। ये कह रहा है कि सरकार ने क्या किया, पहले तो उनकी डिमांड की, लेकिन बाद में कम पैसे में भी उन्होंने क्या किया, मान गए। ठीक है। अब वो कंपनी पहले तो सबसे पहला तो काम ये करना चाहिए कि जो रासायनिक वहां पे पड़ा हुआ चीजें हैं उसको हटवाओ। तो वहां से क्या हो रहा है, जमीन के अंदर जो क्या हो, रिस के वो जमीन के अंदर जा रहा है, वहां का जो वाटर लेवल है क्या होगा, वो दूषित होगा। नतीजा कि वहां की आने वाला पीढ़ी अभी भी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ विकलांग के रूप में हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगला है हमारा पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। जरा इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पर्यावरण की रक्षा के लिए नया कानून की बात कर रहा है। देखिए अब कह रहा है कि 1984 में, अब 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। बहुत 84 की बात कह रहा है, अभी की बात नहीं कह रहा है। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे है ना, जलवायु, ये सब फ्री का चीज है, जितना मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। अब समझ में आ रहा है ना। मामला ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ही नहीं थी। पेड़ काटना है काट दो, पानी को खत्म करना है कर दो, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब चीज आगे आने वाले पे भी नुकसानदेह होगा, और अभी भी नुकसानदेह हुआ, तब जाकर लोगों ने इस पे क्या किया, एक्शन लिया। चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। फिर कह रहा है ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदार से नहीं बच सकती थी। समझ रहे हैं ना। अमेरिका क्यों इतना शक्तिशाली है, क्यों इतना स्ट्रिक्ट व्यवस्था है, क्यों इतना अच्छा। आप कहते हो ना कि अमेरिका का सिस्टम अच्छा है, भाई वहां पे लापरवाही नहीं चलती। जो है वो है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। भारत की तरह नहीं है, चल रहा है तो चलने दो, है ना। फिर कह रहा है भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। है ना। मतलब ये कह रहा है कि जो कानून व्यवस्था बना हुआ है उसमें इस तरीके की व्यवस्था भारत में नहीं किया गया है। जो व्यक्ति से मरते हैं ना, मतलब से जो औद्योगिक व्यवस्था के जो कमजोर होने की वजह से जो लोग मर जाते हैं, विस्फोट से मर जाते हैं, सेफ्टी की वजह से मर जाते हैं, इसके बारे में कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया, उसकी बात कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंड पंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। देख रहे हैं ना, लाल रंग से पुतवा दिया। क्यों? क्योंकि पानी पीने लायक नहीं है,
फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत है। ना मजबूरी में क्या करेगा, लोग मजबूरी में पानी का उपयोग तो करेगा ना, मजबूरी में तो पिएगा ही पानी, बात कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाया। मतलब जब घटना घट गया उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। ठीक है, मतलब फैलाने वाले को, लेकिन पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं कह रहा है। इसके पीछे समझ यह थी कि हमें पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे, मतलब आने वाले समय के लिए भी आपको इतना संसाधन का उपयोग करिए कि आने वाले समय के लिए भी आप उसको बचा के रख सके। फिर कह रहा है अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, समझ रहे हैं ना, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। मतलब अब ये कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से उन लोगों को साफ व्यवस्था रखे, मतलब प्रदूषण पे अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखे और जो व्यक्ति दोषी है इसको गंदगी फैलाने में उस पे क्या करे, लगाम लगाए, जुर्माना वसूले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है यहां जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण की बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। समझ में आ रहा है ना, ये कह रहा है या तो दिल्ली का जो शहर है उसको बंद कर दीजिए, वहां के कारखाने को, दिल्ली शहर के आसपास को, या उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। इसमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। समझ आ गया? अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब यहां मामला कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। मतलब समझ आ रहा है ना? अब क्या कह रहा है, प्रदूषण की जो समस्या था ये नए इलाकों में पैदा हो रही है। जहां पे वो शिफ्ट हो रहा है जिस इलाकों में, वहां समस्या पैदा हो रही है। प्रदूषित तो वहां भी हो रहे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का अभी भी कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले से था वही है। फिर कह रहा है भारत में, है ना, भारत में क्या है, पर्यावरण मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है ना? फिर कह रहा है इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को खतरे में पड़ सकता है। मतलब कि शहर से अगर बाहर किसी कंपनी फैक्ट्री को ले जाएंगे
ये भी एक निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। एक तो चलिए समझ में आता है कि प्रदूषण थोड़ा सा ऐसे इलाकों में कम होगा, ठीक, लेकिन जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार भी हो जाएंगे। शहर के आसपास होते हैं तो लोग आराम से सुबह काम करने गया, शाम को अपने घर वापसी आ गया, ठीक, लेकिन दूर अगर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। फिर कह रहा है अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। प्रदूषण फैलाने वाले पर जुर्माना करना होगा। मतलब आप फैक्ट्री लगाइए, कंपनी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदूषण पे कंट्रोल करिए। ऐसा सिस्टम बनाइए कि दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो वहां के लोग, या जो लेबर उसमें काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ काम करिए, ठीक है। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। दोनों काम हो जाएगा, यानी कि कंपनी फैक्ट्री भी जरूरी है चलने के लिए, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक, लेकिन प्रदूषण ज्यादा ना फैले इसके लिए भी आपको यह काम करना पड़ेगा। अब कह रहा है यहाँ पे, ठीक, कि गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया, दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG है ना का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। CNG चलने लगा तब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ, नहीं तो पहले 1998 से पहले अगर आप दिल्ली के रोडों पर निकल जाते सफेद कपड़ा पहन के, शाम तक काला होके आते आप, इतनी ज्यादा प्रदूषण वहां पे फैला हुआ था। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊंचा है, ठीक, ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग CNG का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं, कर भी रहे हैं, अच्छी बात है, दिल्ली में भी, ठीक ना। चलिए यहाँ कह रहा है बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर, देख रहे हैं ना, रोजगार छीन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है जहाँ के हालात पहले से भी ज्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती है। मजदूर क्या करेगा भाई, कंपनियां फैक्ट्रियां अगर बंद होने लगेगी या शिफ्ट कहीं और होने लगेगी तो उस एरिया के जो लोकल मजदूर है मजबूरी में क्या करेंगे, कोई रेडी पट्टी लगाने लगता है, कोई कहीं कुछ करने लगता है, कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति किसी और फॉर्म में चल जाते हैं, कंपनी में चले जाते हैं जहाँ तो और बदतर स्थिति है ना। तो कमाना तो है, इसी वजह से वो लोग ऐसा खर्च करते हैं। देखिए अब कह रहा है विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक लोगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं। जो डेवलप वाले देश है कहाँ ले आ रहा है, विकासशील देशों में, ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे की संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। देख रहे हैं ना, मतलब क्या है, देखिए हमारे साथ मजबूरी क्या है, मजबूरी यह है कि विदेशी कंपनियां अगर लगाएगी हम मजदूरों को काम मिलेगा, जब मजदूरों को काम मिलेगा तो थोड़ी सी बेरोजगारी कम होगी, है नहीं। लेकिन इनके साथ बेनिफिट क्या हो गया, इन लोगों के साथ, है ना, विकसित देशों के साथ प्रदूषण जो उसके यहाँ फैल रहा था अब यहाँ फैलेगा, तो कहीं ना कहीं तो आपको दोनों तरीके से लॉस प्रॉफिट तो है। देखिए अब क्या कह रहा है, तो इसके बारे में निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में यह है चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसाय आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे
मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर भी ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बातें बिल्कुल स्पष्ट है। फिर कह रहा है ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। क्या कह रहा है? सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि निजी कंपनी के जो गलत तौर तरीका है उसको रोकने के लिए और सामाजिक न्याय प्रदान कराने के लिए एक कानून व्यवस्था बनाए और लागू करे और उन पर निगरानी रखें। इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का एक क्या है? उदाहरण है। देख रहे हैं ना क्या हुआ? भोपाल गैस त्रासदी में यही हुआ ना, है? सही तरीके से उसका व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया उसको, है ना? यानी कि रिसाव हो रहा था तो स्टार्टिंग में ही उसको उस पर कंट्रोल करके रखते देखते, ठीक नहीं देखने की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से चीजें हमारा नुकसान झेलना पड़ा। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आम जनता भी संगठन भी बना के कर सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए स्वस्थ वातावरण सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों ठीक के क्षेत्र में भी अभी हालात काफी खराब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए। कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। मतलब कह रहा है लोगों को यह आज आवाज उठानी चाहिए सरकार के खिलाफ, कंपनी फैक्ट्रियों के खिलाफ, कि आप हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे अधिकार के लिए, ठीक ना, हमको जो चाहिए सुविधा उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए, तभी जाके हम काम करेंगे। अन्यथा इस तरीके की व्यवस्था अगर होगी तो हम लोग बहिष्कार करेंगे इसका। इससे क्या होगा? हमको नुकसान होगा, यानी लेबरों को नुकसान होता है, मजदूरों को नुकसान होता है, एरिया के लोगों को नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब है क्वेश्चन है इसका, है ना? इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर करना है। देखिए इसमें क्या है, आगे देखते हैं और आगे क्या क्या है। अब ये सब चीजें सैट वर्ड भी दिया गया है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सब संकलन है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति, उपभोक्ता का मतलब जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं, निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, खरीदने वाला व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक कौन होता है? जो व्यक्ति बाजार बनाता है। निवेश जो व्यक्ति क्या करता है? खर्च करता है। और मजदूरों का यूनियन क्या है? संगठन है। आमतौर पर मजदूर यूनियनों कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती है। यह सब कौन किसके लिए है? जो सही तरीके से सैलरी नहीं मिल पाने की वजह से, है नहीं, मजदूरों को किसी तरीके से कैजुअलिटी हो जाता है तो उसके भरपाई के लिए कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए यूनियन बना के आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा एक कुछ यहाँ पे दिया गया है, एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान। जरा इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है इसमें। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन ध्यान से समझ जाइएगा। संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश की सभी नागरिकों को मिला हुआ है, जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा है। आप नागरिक, ठीक है, नागरिकों ने इस अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया है। नागरिकों के इन प्रयासों से ही यह अधिकार और सार्थक व व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा किस तरह हाकिम शेख
ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। याद है ना, वो मामला कोर्ट में चला गया। इसी तरह मुंबई के झुग्गी वासियों की कोशिशों से रोजगार का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त यानी प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। फिर कह रहा है जीवन के अधिकार की यह विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं, जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है। इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और खास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद दी है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ कि हमारे संविधान में कुछ खास नियम हैं। संविधान भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते, ठीक है। मौलिक अधिकारों तथा कानून के शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संविधान काफी लचीला भी है। इसके आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सिरे से बढ़कर आने वाले मुद्दे की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याएं की जा सकती है। इस आधार पर संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है। संविधान के बारे में अच्छे से डिटेल दे दिया है, ठीक। स्वास्थ्य की अधिकार का, आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पर मौजूद ही थे, लेकिन भावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि संविधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिनके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर सकते थे कि आम नागरिकों की जिंदगी में यह आदर्श हकीकत का रूप, ठीक ना। फिर कह रहा है जैसा कि इस पुस्तक के अध्यायों में चर्चा की गई है, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। दूसरी ओर इन्हीं अध्यायों में यह भी बताया गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। समय समय पे परिवर्तन होता ही है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किया जा रहा है विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज के ज्यादातर लोगों की मानता, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। नारायण कह रहा है कि संविधान जो है वह देश को चलाने के लिए विधि व्यवस्था की बात करता है, लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो संविधान से बहुत अछूते हैं। मतलब उन लोगों की पहुंच संविधान तक नहीं है, समानता तक नहीं है, अधिकार तक नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक है। जैसा कि कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था, मीडिया भी इन संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। मीडिया नहीं जा रहा है ना, आपको तो चलना पड़ेगा वहां तक। फिर कह रहा है इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में यह समझने की चेष्टा की गई है संविधान में कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए हैं और उनसे लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहैया कराना है ताकि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास कर सके और संविधान द्वारा बताए गए रास्ते पर हिस्सा ले सके। बहुत बढ़िया बात कह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ का मतलब क्या है, इसका ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसका मतलब कहने का ये था, जो अभी लिखा है संविधान जो है, नियम कानून जो है, विधि व्यवस्था जो है, अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार कहिए या जीने का जो भी अधिकार कह लीजिए, इस सब आपके लिए है। लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यह अधिकार से वंचित रखा गया, इन द सेंस कि वो वंचित हैं, मतलब उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसके वजह से, ठीक है। तो वहां पे क्या है, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने समाज में इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो बताइए, समझाइए, सिखाइए, ठीक। इस तरीके की बात वहां पे उनको अवेयरनेस करिए ताकि संविधान में जो लिखा गया चीजें हैं वो आम जनता तक पहुंचे। देखिए इस तरीके से अभी हमारा जो 8वीं क्लास का जो पॉलिटी एनसीईआरटी का था
वो अब यही समाप्त होता है। ठीक, एक न्यूज और बताना है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो क्लासेज होगी वह आपके खजान आईएएस के ऐप पे उपलब्ध होगा, पे नहीं होगा। यूट्यूब पे लिए 6ठी 7वीं 8वीं अवेलेबल था, अब 9वीं क्लास से जो एनसीईआरटी होगी वह ऐप पे होगा, खजान आईएएस के ऐप पे। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।